नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम बात करने जा रहे हैं जफर सरेशवाला से, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं और साथ ही साथ मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे शुरुआत पहले सवाल की मैं इसके साथ करूंगी कि मुस्लिम होने के बाद नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा समर्थक, इतना क्लोज होना कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, हमने नरेंद्र मोदी साहब को देखा, यानी मेरी उनसे 2003 में मुलाकात हुई जी। और यही मुसीबत है आज, इसलिए कि हम लोगों को जाने बगैर, लोगों को मिले बगैर, उनसे बातचीत किए बगैर हम लोगों के बारे में फ़ैसला करते हैं। तो मेरी मुलाकात हुई उनसे बहुत तफसील से, उसके बाद बातचीत हुई और फिर एक लंबा वक्त गुज़रा। तो यानी आदमी का दिल जो है, यह जो आदमी जिससे मिलता है, बातचीत करता है, वो तो गलत गवाही दे ही नहीं सकता जी। तो ये मेरा व्यू था मोदी साहब के बारे में। लेकिन होते होते बहुत सारे मुसलमानों का हुआ, और बल्कि उसका रिफ्लेक्शन अगर आप देखें कि 2012 में जो इलेक्शन हुआ गुजरात में, जिसमें मोदी साहब थर्ड टाइम, तीसरी मरतबा जीत के आए, तो उस वक्त 32 से 33% मुसलमानों ने बीजेपी यानी मोदी को वोट दिया था। हालांकि उससे पहले तारीख में कभी भी यानी 8% मैक्सिमम वोट मुसलमानों का मिला था बीजेपी को। लेकिन ये मोदी साहब का जो एक परफॉर्मेंस था 10 साल का, 2002 के बाद का, तो वो हुआ। और उसके बाद 2014 का जो इलेक्शन हुआ, लेकिन आपने सुना वहाँ पे पार्टीज तो लगातार ये कहती रही ना कि डर की वजह से मुस्लिम गुजरात में वोट कर रहा है। यानी ये इससे ज़्यादा वाहियात कोई बात हो सकती है? यानी कोई वोट डर के करता है? ऐसा तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना था। ये तो कोई, यानी ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम है जी। यानी मुसलमान इतना गया गुजरा है कि डर के किसी को वोट करता है। डर के तो हराता है आदमी, डरता है ना तो हराता है, डर के जिताता नहीं है जी। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। उसके बाद 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी मुसलमानों ने जितना वाजपेयी को भी नहीं दिया तो उससे ज़्यादा दिया। और अब जो इनका जो 2-2.5 साल का जो वक्त गुजरा है, तो उसमें तो वो डिबेट ही सारी ख़त्म हो गई है। यानी अब मोदी के मुसलमान दुश्मन है या नहीं है, वो तो डिबेट सारी ख़त्म हो गई। इसलिए कि मोदी साहब यूएई गए, वहाँ आपने देखा कि जो इस्तकबाल हुआ उनका, मस्जिद के अंदर 1 घंटा गुजारा मोदी ने। उसके बाद मोदी साहब कतर गए, यानी सऊदी अरब गए। सऊदी अरब के अंदर आप सोचिए कि वो इस्लाम का अलमबरदार है, यानी अल्टीमेट जो ख़त्म होता है वो इस्लाम का सऊदी अरेबिया है। और वहाँ के जो बादशाह हैं उसको क्या कहा जाता है? खादिमुल हरमैन, कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क। उन्होंने मोदी साहब का इस्तकबाल किया। और आपको पता है कि मोदी साहब को उन्होंने अपने महल में रोका, जबकि महल में सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट को रुकाते हैं, और मोदी साहब हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मोदी वो वहां रुकाया उनको। उसके बाद मोदी साहब को उन्होंने जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया। उसके बाद मोदी साहब कतर गए, अफगानिस्तान गए, पाकिस्तान गए, पूरा आपका जो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब मोदी साहब जितनी मुस्लिम कंट्रियों में गए, मैं नहीं समझता इतने जल्दी कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी गया होगा। तो ये तो डिबेट ही अब खत्म हो चुकी है। जफर जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि विदेशों में जाके लोग चाहे कितना भी आपको पसंद कर लें, अपने ही देश के मुसलमान आपको पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। ये बात कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी तक बार बार यही साबित करने की कोशिश में है वो लोग। देखिए, उनकी बात ही जाने दीजिए। वो कांग्रेस और समाजवादी या जो पार्टियां हैं वो सियासी लोग हैं, उनकी बात कोई मायने नहीं रखती। आप मुसलमान को देखिए ग्राउंड पर जी, वो मोदी को पसंद करता ही नहीं करता। ये बेवकूफ़ी की बात होगी कि साहब हिंदू पसंद करता है, मुसलमान नहीं पसंद करता, जबकि दोनों की एस्पिरेशन सेम है, उनकी ज़रूरतें सेम है। क्या ये हो सकता है कि मोदी साहब जो काम किए उन्होंने, जो अब तक जो अगर 4-5 में नुमाया काम जो उन्होंने किए हैं, मसलन जनधन का जो उन्होंने काम शुरू किया, 22 कितने करोड़ अकाउंट खुले, तो क्या उसमें कोई मुसलमान ने अकाउंट नहीं खोला? या कोई किसी बैंक ने किसी मुसलमान का अकाउंट इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो मुसलमान है? हुआ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट डेबिट हो रही है गैस कनेक्शन की, तो क्या मुसलमानों की मानी जाती? उसके अलावा हेल्थ, ये क्रॉप इंश्योरेंस, मुसलमान फार्मर उसका हिस्सा ले रहे हैं, नहीं ले? या कोई ऐसा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुसलमान फार्मर का रिजेक्ट कर दिया होगा वो मुसलमान है? तीसरी बात, अभी जो इन्होंने मुद्रा बैंक जो शुरू की है, जिसमें बगैर कोलैटरल के लोन मिलती है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को भी मिल रही है। आप मुझे ये भी बताएं कि फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, जितनी भी
किसी यूरोप की हम बात कर लें, जिन देशों ने तमाम उन लोगों को मुसीबत के वक्त में शरण दी, वहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि शरीयत कानून लागू करिए। जो हालत है ज्यूज़ के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी, आईसिस का जिस तरीके से बढ़ता हुआ क्षेत्र, लोग उसके लिए इतने ज़्यादा शामिल होने के लिए तैयार हैं, भारत से भी कई लोग जा रहे हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा बुरी तरह से आगे कैसे बढ़ रही है? आखिर वजह क्या है? देखिए ये बहुत ही माइनॉरिटी है भाई। दुनिया में 125 से 150 करोड़ मुसलमान हैं जी। आईसिस में जाने वाले कितने हैं? 15, 20, 25 हजार। और हिंदुस्तान, आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान से गए भाई, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। आईसिस में, मैं नहीं कह रहा, हमारे होम मिनिस्टर, नहीं हमारे होम मिनिस्टर ने फ्लोर पे कहा पार्लियामेंट के कि 15 गए अब तक। तो आप मुझे बताओ कि 25 करोड़ मुसलमानों में से अगर 15 गए तो वो कोई प्रपोर्शन है? और 130 करोड़ 140 करोड़ मुसलमानों में अगर 20,000 हैं आईसिस में, मुझे तो आईसिस पर डाउट है कि ये है कौन। इसलिए कि ये इस्लाम मत कीजिए उसको, वो एंटी इस्लामिक है। इस्लाम का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा इस वक्त दुनिया में, तो ये आईसिस जैसे लोग हैं। इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इनकी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये इनको किसने पैदा किया है भाई, कहां से ये आए? यानी आप इसको सोचिए ना भाई, असला कहां से आया इनके पास? हेवीली आर्म्ड है, इनको आर्म किसने दिए? पैसे हैं। नहीं तो कहां से आए भाई? आप मुझे बताइए, आर्म्स के कारखाने किसके हैं? मुसलमानों के हैं। बड़ा सवाल। पैसा नहीं, मैं तो सवाल आपसे पूछता हूं, क्या इतने आर्म्स कहां से आए उनके पास? अच्छा, वो यूरोप तक जाके बम फोड़ते हैं, उनके पड़ोस में जो मुल्क हैं उनको छूते भी नहीं, उनको छूते नहीं है। तो यार ये कौन सा, तो इनका इस्लाम से क्या लेना देना? है इस्लाम के दुश्मन है, दूर दूर तक इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग इनकी बातों में बरगला गए शुरू में, लेकिन अब ऑलमोस्ट एक्सपोज हो रहे हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के दुश्मन है। लेकिन इस्लाम के दुश्मन तो अपने देश में भी बहुत मिल जाएंगे ना। पाकिस्तान से लेकर, कश्मीर से लेकर, अपने देश में जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, आपने सुना जिस तरीके से संदिग्ध अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़े, उसके तुरंत बाद उनका बयान था कि उनको तमाम कानूनी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, वो भी ओवैसी की तरफ से। देखिए ये बातें, एक बात तो है कि भाई हमारा कानून जो है, इसलिए देखिए हिंदुस्तान की खूबी है, इसलिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है। आपने देखा कि कसाब, जिसको पूरी दुनिया ने टेलीविजन पे गोलियां मारते हुए देखा, बिल्कुल है, उसको हमने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर भी प्रोवाइड किया। हमने दुनिया को दिखाया कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमने उसको कानून का जो बेहतरीन, बल्कि लॉयर प्रोवाइड किया, सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन लॉयर प्रोवाइड, सुरक्षा प्रोवाइड की ना, पैसा खर्च किया, और फिर उसको पूरी जुडिशियल जो प्रोसेस है रूल ऑफ लॉ के तहत, यानी कल को दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता। तो इसलिए मुझे तो फख्र है इस मुल्क का। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो भी है, चाहे पुलिस ने किसी का जो एलिगेशन किया है, उसको राइट है अपने आप को कोर्ट के सामने, जो भी कानून की जो व्यवस्था मदद लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि इसको इससे ज्यादा लेने की जरूरत। ट्रिपल तलाक, जिसके बारे में आपने कहा कि आप जरूर बताएंगे, किस तरह का हंगामा है, जिस तरीके से वो महिला कोर्ट में गई और बहुत सारे फतवे उसके ऊपर जारी किए गए हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा मौलाना बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये सरासर गलत है, ये खिलाफ है हमारे इस्लाम के, ये खिलाफ है हमारी कुरान के। बल्कि ये जो तलाक जिस तरह से दी जाती है, जो आजकल एक सिटिंग में 3 तलाक दे देते हैं, फोन पे दे देते हैं, व्हाट्सएप पे दे देते हैं, SMS पे दे देते हैं, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। इसलिए कुरान ने तलाक का, सूरह तलाक, कुरान में पूरी तलाक पर एक सूरा है, चैप्टर है, उसमें खुदा ने, अल्लाह ने बताया कि किस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान में अगर झगड़ा हो तो कैसे हो। तो उससे पता चलता है कि तलाक इज अ प्रोसेस, यानी एक पूरा शुरुआत होती है जिसके अंदर मियाँ बीवी आपस में, फैमिली के बड़े या जो एल्डर्स हैं वो बीच में पढ़ेंगे, दोनों को समझाएंगे, फिर एक होगा, फिर रिकंसिलेशन होगा, फिर दूसरी होगी, रिकंसिलेशन होगा, एक पूरा प्रोसेस है। कहीं पर भी इस किस्म की तलाक का कोई जिक्र ही नहीं है। अब अगर मुसलमान जो है या चाहे कोई भी हो, वो कुरान के खिलाफ अगर अमल करता है तो वो, ये तो मुसलमानों का प्रॉब्लम है, इस्लाम का नहीं है। जिस तरह की चीजें हमें नजर आ रही हैं, उस पे क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में भी बात करूंगी, बाद में राम मंदिर पे भी आपसे पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जफर सरेशवाला से। नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, बहुत खुलकर हर एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पहले तो मैं इस चीज़ के लिए भी आपको फिर से वेलकम करना होगा कि इतना खुलकर हर एक चीज़ पर बोलना, जिसके बारे में अभी तक टीवी पे आप कह रहे हैं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने अभी बहुत सारे लोगों को नहीं देखा। राम मंदिर पे मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये कहो कि ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये झूठ होगा जी। ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। कोर्ट में है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई कोर्ट के अंदर इसका होने दीजिए। और मुसलमानों का भी यही राय है कि भाई जो भी कोर्ट फैसला करेगी। मेरा खुद का मानना ये है कि लड़ाई तब तक होनी चाहिए तब तक फैसला ना जाए। जिस दिन फैसला आ गया, जिस दिन कोर्ट फैसला कर देगी, आमन्ना सद्दकना, सर आंखों पर। तो लेकिन एक और ऑप्शन भी हो सकता है, कोर्ट के बाहर भी जो प्रोमिनेंट मुसलमान हो या जिन मुसलमानों पर या मुसलमानों के जिन पे भरोसा है, हिंदू में से हो जिन पे हिंदुओं को भरोसा है, वो भी बैठ के कर लें। कौन सी बड़ी बात है? सब जर्मनी दो जुड़ सकते हैं। यूरोप पूरा जो इतना लड़ाई की है, जिसने 20 मिलियन से ज्यादा एक जंग में खत्म हो गए, जब वो एक हो सकते हैं तो भाई हमारा तो 1200 साल की तारीख है, हम क्यों नहीं जुड़ सकते? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बहुसंख्यक समाज जिसकी भावनाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस जगह से जुड़ी हुई हैं, और मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जहां नमाज पढ़ी जाए, वो भगवान का घर नहीं है, नमाज पढ़ने की एक जगह है जिसको हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। तो किसी बड़ी जगह पे जाके एक और मस्जिद या उसके बिल्कुल सामने एक और मस्जिद, लेकिन उस जगह को कम से कम राम मंदिर के लिए दे दिया जाए। देखिए, ये कोई जफर सरेशवाला या किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, ये लोगों को बैठना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट में है तो मैं तो कहूंगा कि भाई रोजाना चला उसको, यानी क्यों फैसला नहीं आ सकता? डेली हियरिंग हो जाए और कोर्ट फैसला करें। हमें हिंदुस्तान की संविधान पर और हिंदुस्तान की जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। फैसला करें, कोई उसमें वो नहीं है, और जल्दी से करें, रोजाना हो, हियरिंग हो। ये देखिए, राम मंदिर का मसला है, मैं आपको बताऊं, ये राम जन्मभूमि जो है ना, ये टाइटल डिस्प्यूट है कि भाई इस जगह का टाइटल किसके पास था। लेकिन कई मर्तबा क्या होता है, फैसला हो जाने के बाद मैग्नानिमिटी बताए दोनों कौम है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरे नजदीक ये कोई इतनी लाइफ एंड डेथ की चीज नहीं है। इसको या तो कोर्ट फैसला कर दे तब, या आपस में लोग बैठकर इसको फैसला करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों ही समाजों के, और खास तौर से मुस्लिम समाज के भी हम जिस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं देखते हैं, आपने देवबंदी का नाम लिया, उनकी तरफ से भी जिस तरह के फतवे जारी होते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे बाकी की चीज़ों पे हो, उसको कितना सीरियसली लेता है मुस्लिम समाज? देखिए, फतवा जो है ना, पहले तो आप ये समझिए फतवा है क्या। ये ऐसा हुआ खड़ा कर दिया फतवा, यानी डिक्टेट नहीं। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन। उसकी हैसियत जैसे एक लॉयर का ओपिनियन होता है ना, उसकी हैसियत इतनी है। इट हैज नो रिलीजियस सैंक्शन। वो एक स्कॉलर ने अपने दिमाग से एक बात कही है, कोई जरूरी नहीं कि उस पर अमल किया जाए। स्कॉलर का दिमाग ऐसा क्या? इट कैन डिफर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखिए कितनी मर्तबा होता है, 2-3 जज हैं, 2 जज एक बात में, सेम चीज है, सेम आर्ग्यूमेंट है, सेम लॉ है, आर दे डिफरिंग और नॉट? बिल्कुल। तो ठीक है। और इस्लाम में तो ये अलाउड है। इस्लाम में तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, भाई नमाज जो है ना 4 अलग तरीके से पढ़ी जाती है और सब सही है। इस्लाम में कभी ये चीज नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, भाई ये भी सही है, ये रास्ता भी सही है, ये भी सही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसलिए फतवा जो है ना, इसको ये आज हमारी मीडिया ने ऐसा ले लिया कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा डिक्टेट है और उस पर अमल करना चाहिए। नहीं, सिवाय कुरान के और हदीस के और प्रॉफिट की लाइफ के किसी और बात पर यह फैसला नहीं हो सकता। और अगर हम इसी देश की बात करें, जो हम नरेंद्र मोदी की लगातार बात कर रहे हैं, इलेक्शन अभी बहुत सारी जगहों पे पास हैं, और फिर से मैं बाकी की पार्टीज़ की भी नाम लूँगी, वो लगातार सिर्फ यही कोशिश कर रही हैं कि ये कम्युनल पार्टी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी के साथ 2002 का वो दंगा, जिसके बारे में आज तक तमाम पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी ने नहीं करवाया था। बेशक कोर्ट ने नहीं कहा अभी तक, बावजूद इसके। देखिए, ये ना होलियर देन धाव वाली बात है जी। मैं तो विक्टिम रहा हूँ। 69 में राइट हुए गुजरात में, सबसे खतरनाक जो राइट हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हुए, वो 1969 में हुए, जिसमें 5000 से ज्यादा मुसलमान तो सिर्फ अहमदाबाद में हलाक हुए थे।
उसमें हम विक्टिम थे, 85 में हम विक्टिम थे, 87 में विक्टिम थे, 90 में विक्टिम थे, 92 में विक्टिम थे और 2002 में। यार ये कमाल की बात है कि 25,000 राइट जो हुए हैं आजादी के बाद, उनके बारे में कोई नहीं पूछता, पूरी तरह से भूल गए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और 2002 देखिए, 2002 में जो राइट हुए, बिल्कुल मैं विक्टिम हूं उसका, मैं ये नहीं कहता, मैं कंपेयर भी नहीं करता, लेकिन एक खूबी है ये 2002 के राइट के बाद की, पहली बार हिंदुस्तान में किसी राइट के अंदर परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम हैव बीन ब्रॉट टू बुक। आपको पता है आज तक किसी राइट में एफआईआर भी फटी है? भाई बंबई में राइट हुए थे 93 में, हमारे सलीम साहब एक क्वेश्चनर चलाते हैं जी, सबको पूछते हैं कि भाई 93 में जो राइट हुए थे उसमें भी तो 1000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे और गुजरात में 1200 मरे थे, तो कोई बहुत डिग्री में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। सलीम साहब पूछते हैं हमेशा सबको, सलमान खान के फादर, कि भाई 93 में जो राइट हुए थे तो चीफ मिनिस्टर कौन था? और 99% लोग गलत नाम बोलते हैं, कोई और अक्सर लोग बोलते हैं कि शरद पवार साहब थे। जिस राइट में 1000 से ज्यादा मुसलमान हलाक हुए थे वो चीफ मिनिस्टर कौन था किसी को नहीं मालूम, और 2002 में नरेंद्र मोदी की कव्वाली चला रहे हो आप। अब सुधाकर नायक साहब उसके चीफ मिनिस्टर थे, और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि एक डेलीगेशन गया मुसलमानों का नहीं, बंबई के, जिसमें रतन टाटा भी थे और अजीम प्रेम जी भी थे, दिलीप कुमार भी थे और ऑल गोदरेज थे। वो इनको मिलने के लिए गए तो वो अपनी चिरूट थी उनकी और शराब का ग्लास था हाथ में, शैम्पेन का, बोले दिस इज माय शैम्पेन टाइम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये तो इनसेंसिटिविटी थी, तो उसका तो आप जिक्र ही नहीं करते और 2002 के बारे में बोलते हो। अच्छा, 93 के जो राइट हुए जी, उसके बाद श्री कृष्णा कमीशन आया, वो श्री कृष्ण कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया जी, जिन लोगों को इंडाइक्ट किया, उसके बाद तो कांग्रेस की 15 साल हुकूमत रही। उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी को भी सजा दिया आपने? नहीं, अभी तक। बल्कि मुसलमानों को तमाचा क्या मारा, वो जो 9 पुलिस वाले थे जिनको इंडाइक्ट किया गया था, उनको तो इस सरकार ने सबको प्रमोट किया। और गुजरात में आपको पता है 73 हिंदुओं को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और 465 हैव बीन कन्विक्टेड। मुझे आप बताओ हिंदुस्तान का कौन सा राइट है कि जहां किसी राइटर को सजा मिली हो? तो गुजरात के अंदर तो इंसाफ हुआ है। तो ठीक है, इसको ये एक चलाना, ये कुछ लोग चलाते हैं, मुसलमान नहीं चलाता। नहीं, आपने सलीम खान का नाम लिया, आपका नाम हो या सलीम खान का नाम हो या सलमान खान का नाम हो ना, फिर तो ये तमाम वही लोग हैं जो गुड बुक में है नरेंद्र मोदी के। अरे पर नरेंद्र मोदी के गुड बुक में कहाँ थे? सपने ये वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी थी पहले, फिर नरेंद्र मोदी को मिले, नरेंद्र मोदी से बातचीत की और फिर आगे बढ़े। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। आपको शायद ताज्जुब होगा, नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात में थे ना, तो मुझे याद है कि बार मुस्लिम ग्रुप उनको मिलने आते थे अलग अलग जी। और बल्कि जब वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन गए, ये ग्लेयर ऑफ मीडिया के बाहर हुआ है जी। जब वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन गए तब भी सैकड़ों मुस्लिम ग्रुप पूरे हिंदुस्तान से मोदी साहब को मिलने आ रहे थे। जब वो, मेरे हिसाब से हजारों मुसलमान मिले हैं मोदी को जी, उनके पूरे उस दौर में। और देखिए, उनका लोगों ने काम देखा, उनका जो परफॉर्मेंस देखा, उस पर लोगों ने उनको वोट दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मदरसा जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत है या सही, और कितने वहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है? नरेंद्र मोदी ने जब बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बात कही थी तो हंगामा उस पर भी हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे जो है ना, मेरे हिसाब से दे आर द बेस्ट NGOs इन द वर्ल्ड जी। मदरसों में कौन आता है? मदरसों में वो बच्चे आते हैं, वो माँ बाप भेजते हैं कि जिनके पास वो बच्चों को खिलाने का भी पैसा नहीं होता, तो वो मदरसे में इसलिए भेजते हैं कि भाई कम से कम 3 टाइम खाना मिलेगा, इसको कपड़े मिलेंगे और इसकी जिंदगी निकलेगी। उसके अलावा भी मदरसे वाले कुछ तालीम देते हैं उनको, 9 साल 10 साल की तालीम होती है। उस पर वी कैन हैव अ प्रॉब्लम कि भाई वो जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें क्या ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अब मदरसे आर वेरी ओपन। हम लोग हमारे जो दोस्तों के साथ हम लोगों ने एक सिस्टम शुरू किया है जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें मोदी साहब ने हमको गुजरात में बहुत सपोर्ट किया था जी। क्या आप लोग करो। तो मदरसे को मेन स्ट्रीम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाई आप उनके अंदर ऐड करा दो, और वो मदरसे वाले ओपन हैं। तो हम लोगों ने अपना वर्चुअल क्लासरूम के जरिए इंशाल्लाह हम लोग शुरू कर रहे हैं 8 मदरसों में एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सिर्फ बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड का मदरसे के बच्चों को सिखाएंगे, ताकि वो जब बाहर निकलें
तो वो सक्षम हो जाएं दुनिया में निकलने के लिए। हमने मैं जो आपने जो यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ। ये कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। हमने इस साल से शुरू किया वहाँ पर कि मदरसे के जो बच्चे हैं उनका चिकन एंड एग स्टोरी है, क्योंकि वो स्कूल में तो कभी जाते नहीं हैं। अब वो जब 11 साल पढ़ के निकलते हैं, जाए कहाँ? तो हमने क्या किया है, अपनी यूनिवर्सिटी में एक ब्रिज कोर्स बनाया है। वो ब्रिज कोर्स के जरिए एक साल आगे एडमिशन, और आगे फिर दे कैन डू BA, BCom, BSc। इनफैक्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में अभी। उन्होंने जाने के बाद डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके आया हूं जो हम पाकिस्तान में 68 साल में नहीं कर पाए, वो उस यूनिवर्सिटी ने करके दिखाया है। वो पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया, हमने बहुत आसानी से किया, हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट है हमको। चाहे हम गाय की बात करें, चाहे हम वंदे मातरम की बात करें, यहाँ सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तमाम बाहर के देशों की गिनती मुझे करा रहे थे, मुझे याद है कि उनमें से बहुत सारे देश थे जो वर्ल्ड योगा डे पे साथ देने के लिए तैयार थे, उसमें शामिल थे, लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उस योगा में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हराम है ये सब। भाई देखिए, आप उनका जिक्र करते हैं कि जो शामिल नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो शामिल है उनका जिक्र नहीं करते आप। अपने लोग हैं ना, हमारे देश के अपने लोग ऐसा हैं, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए होता है। लेकिन हमने योगा डे करा, पहला जो योगा डे हुआ 21 जून 2015 में, तो मैं खुद था वहां पर अबू धाबी में और दुबई में, 5000 से ज्यादा थे लोग। तो देखिए, ये कुछ लोगों का ये भी है कि योगा को एक मजहबी चीज बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको वर्जिश की चीज लेकर करने की जरूरत है। और ये सब ये रिलीजियस जो आइडेंटिटीज हैं, इसको मिटाकर हम इसको इस तरह से लें तो लोगों को समझाने की भी जरूरत है। भारत माता की जय। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई भारत, देखिए, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा देखो भाई, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता ही हूँ, और मुझे भारत माता की जय जब मैं बोलूंगा तो मैं भारत को मेरी माँ समझता हूँ। भाई मादरे जबान है, बिल्कुल, मदर टंग, तो भारत माता की जय में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई ये मुझे कहे कि भारत माता की जय अगर आप नहीं बोलते तो आप हिंदुस्तानी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है, वो सबके साथ है, तो बस वो प्रॉब्लम है। मैं तो उनको यूं पूछता हूं कि भाई मालिया साहब 10,000 करोड़ लेके भाग गए, भारत माता की जय की 1 लाख की तस्बीह जपेंगे तो आप उनको कहोगे हिंदुस्तानी है? तो ये हमको बैलेंस लाने की जरूरत है। गाय को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि पहली बात तो गाय खाना कोई मुसलमान के लिए नेकी की चीज नहीं है जी। इस्लाम में यह है कि भाई खा सकते हो, लेकिन आप देखिए, बाबरनामा पढ़िए आप। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को जो हिदायतें दी हैं वो बाबरनामे में है जी। उसमें बाबर ने यह कहा है कि बेटे, इस मुल्क में अगर हमको हुकूमत करनी है तो यहाँ की जो आबादी है, यानी जो मेजॉरिटी है, उसकी मजहबी रवादारी का ख्याल करना। इसलिए आपको पता है कि पूरे मुगल दौर में गौ हत्या, गाय पे पाबंदी थी, बैन लगा दिया गया था। गाय लाया कौन? अंग्रेज लाए इस मुल्क में गाय। मुसलमान का तो लेना देना ही नहीं था गाय से। अच्छा, आप गाय के गोश्त की तो बात करते हो, अच्छा गाय तो कटती ही नहीं है, तो ज्यादा भैंस ही कटती है। तो मुसलमान जो है बेचारा, वो तो खाली ज़िबा करने में है। जो चमड़े ले जाते हैं उनका क्या? भाई चमड़े के कारखाने किसके हैं? मुसलमान के हैं। जो लोग हड्डे ले जाते हैं उनका क्या? वो कौन है? हड्डे की 3 फैक्ट्री किसकी है? अब जाके अभी मैं बोल दूंगा किन की है तो हलचल मच जाएगी। और आपको पता है ब्लड, नाम ही समझ रही हूं, ब्लड पता है आपको कौन ले जाता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी लेके जाती है। तो चमड़ा ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हड्डे ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खून ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गोश्त बेचारे जिसके पास, आप उसको बेचारे को आप दंड करते हो। तो ये भी है ना, इसको मजहबी वो मत बनाओ। बल्कि आपको मैं ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला कौन चलाता है? आप चलिए मेरे साथ, जोधपुर में एक मुस्लिम ट्रस्ट है, वो चलाता है। जाते जाते मैं कहूंगी कि आप इस देश के लोगों को, और ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों को, जिनको अभी भी लग रहा है कि नई चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, इस देश में बहुत सारी परेशानियां हैं, और ख़ास तौर से एक और आखिरी सवाल मैं जाते जाते आपसे भी पूछूंगी, RSS, BHP और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, तीनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाना और उनको बहुत बड़ा दुश्मन समझ लेना, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने जितनी VHP बजरंग दल को ऐसा चुप कर दिया गुजरात में जी कि उनका नामो निशान नहीं है। हमारे एक बड़े साहब थे VHP के, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं समझ गई वो नाम, वो कहाँ चले गए। तो देखिए, मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि भाई हर एक से डायलॉग करो, RSS से भी बात करो, बैठो। हम लोग तो अभी
पहले हमारा नहीं था इख्तिलात, अभी हम बहुत सारे आरएसएस के लोगों से मिले, तो जो मैंने बात शुरू में कही थी कि हमारे कुछ परसेप्शन होते हैं लोगों के बारे में, और चूंकि हम बात तो करते ही नहीं है और हम अपने परसेप्शन को बनाए जाते हैं। हमने बहुत सारे आरएसएस के लोगों से मिले अभी, तो पता चला कि यार हम जो उनके बारे में समझ रहे थे वो ऐसा ही है। अच्छा, उनको हमारे बारे में जो ख्याल था वो कहने लगे यार तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम जो है ना वो 5% में भी नहीं है। तो भाई हम यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते कि नहीं बनाते हैं? तो वही प्रोग्राम बना लिया, हम बना लें यार आपस में। अच्छा, वीएचपी के लोग, मुझे वो इस्लामिक फाइनेंस को लेकर बड़ा मेरे साथ उनका टीवी पे हुआ, बाद में मुझे उनके जो चीफ थे बोलने लगे यार जफर भाई हम जानना चाहते हैं ये है क्या। मैंने कहा यार आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, मालूम तो करो कम से कम। तो हमने देखा कि 95% चीजें हमारी जो है ना प्रॉब्लम इसलिए है कि हम आपस में बात नहीं करते, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की बात बहुत करते। बिल्कुल। तो अब एक दूसरे की बात बंद कर दें और एक दूसरे से बात करना शुरू करें, सारा मसला हल हो जाएगा। और कम आपने कहा ना परसेप्शन, तो वो परसेप्शन शायद इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी बहुत बदलेगा, फिर लगेगा कि नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारे जैसे ही हैं, जिनके बारे में जो अलग अलग तरह के नज़रिया है लोगों के बीच में, जो अलग तरह की इमेज पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश की गई है, मुट्ठी भर लोग हैं और उनसे लड़ने के लिए हम सबको एक होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे साथ इस शो में आने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।